The Address. This short story by Marga Minko. This is part of the book Snapshots, Chapter 2. The Address. This is a poignant tale, a short story, a sad story, where a daughter searches for her mother's belongings. After the war in Holland, these precious objects remind her of her mother, her sweet memories, and also of her own past. What does she do when she finally finds those things, those belongings of her mother? Let us see through the Hindi and English summaries of this chapter, The Address. मॉम, हमारे कमरे से इतनी सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। क्यों है ये गायब? कहाँ गई? अरे बेटा, तुमने इतनी जल्दी देख लिया, तुम्हें पता चल गया। बेटा, लंबी कहानी है। मेरी एक पुरानी सहेली मिसेस डॉर्लिंग अचानक ही मेरे पास आई, संपर्क किया और फिर से अच्छी दोस्त बन गई है। हमारे घर बहुत आती जाती है। तो फिर मॉम, तो मैं इस मिसेस डॉर्लिंग को हमारे घर का कीमती सामान हर बार दे देती हूँ जब भी वो आती है। हाँ, वाह मॉम, क्यों? आप क्यों ऐसा कर रहे हो? कीमती चीज़ें दे रहे हो? ओहो बेटा, वो हमारी मदद ही कर रही है मिसेस डॉर्लिंग। उनका कहना है कि युद्ध चल रहा है, हॉलैंड का युद्ध चल रहा है। युद्ध के कारण हम सभी को, तुम्हें, मुझे, एक दिन हमें घर छोड़ना पड़ेगा अचानक। फिर हम कोई भी चीज़ साथ नहीं ले जा पाएंगे बेटा। ऐसा कहना है मिसेस डॉर्लिंग का। तो क्या फिर? तो ये बेटा कि मिसेस डॉर्लिंग उन चीज़ों को, हमारी प्रेशियस चीज़ों को अपने घर ले जा रही हैं। धीरे धीरे युद्ध के बाद दे देंगी। क्या माँ, क्या कह रही हो तुम? यस बेटा, इसलिए हमारे महंगे छुरी कांटे, हमारी प्यारी प्लेटें, हमारी एंटीक प्लेटें, बड़े बड़े गमले, वो सब ले जा रही हैं मिसेस डॉर्लिंग। माँ! अरे वो मेरी सहेली है बेटा, वो सेफ रखेगी, सुरक्षित, उन चीज़ों को सुरक्षित रखेगी। क्या ये ज़रूरी है मॉम? बेटा, तुम ये देखो, कितने खतरे, कितनी मुसीबत में, युद्ध के दिनों में, युद्ध के खतरे में मिसेस डॉर्लिंग हमारा ये बड़ा बड़ा सामान, भारी सूटकेसेस उठा उठा कर अकेले ले जा रही है। कितना खतरा है बेटा। उस दिन की अगली सुबह मैंने क्या देखा? हाय मिसेस डॉर्लिंग, वेलकम। मेरी बेटी से मिलिए। हेलो बेटा। मिसेस डॉर्लिंग हमारी अटैची पकड़कर खड़ी थी। एक चौड़े कंधे वाली महिला, भूरा कोट, अजीब सा हैट। तो मिसेस एस, मैं चली, ये सूटकेस ले जा रही हूँ। बाय बाय मिसेस डॉर्लिंग। मॉम, क्या ये दूर रहती हैं मिसेस डॉर्लिंग, ये जो हमारा सामान लेके जा रही हैं? ये बेटा मार्कोनी स्ट्रीट पर रहती हैं, नंबर 46, मकान नंबर 46। याद रखना ये एड्रेस। ओके बच्चे? ओके मॉम, याद रखूंगी मैं ये एड्रेस। युद्ध खत्म हुआ, मेरी माँ मर चुकी थी। मुझे बैठे बैठे मिसेस डॉर्लिंग का ख्याल आया, अपनी चीज़ों का, अपनी मम्मी की
कीमती वस्तुएं वो तो वापस लानी होंगी ना मुझे। लेकिन उन चीज़ों को सोच सोच कर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। एक डर था, भय, कि मुझे माँ के समय की पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं कैसे देखूंगी उन्हें? वो चीज़ें जो बंद दराजों में बंद हैं, वेट कर रही हैं मेरी कि कब मैं उन्हें ले जाकर कहीं और बंद कर दूं, अपने ही घर के किसी दराज में उन्हें डाल दूं। लड़ाई के बाद अब स्थिति सामान्य होने लगी थी। मैंने हिम्मत जुटाई। चलती हूँ, मार्कोनी स्ट्रीट पर जाती हूँ, अपनी मम्मी का कीमती सामान वापस लाती हूँ। मिसेस डॉर्लिंग के घर से। सो मैं ट्रेन में चल पड़ी। ठक 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 ठक। कौन? आंटी, क्या आप मुझे अभी भी जानते हो? देखने दो, तुम्हें ध्यान से ज़रा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं मिसेस एस की बेटी हूँ आंटी, आपकी सहेली की बेटी। मिसेस डॉर्लिंग, मेरी मॉम की सहेली ने टाइटली दरवाज़ा आधा पकड़ रखा था। अरे आंटी ने तो मेरी मम्मी का हरा स्वेटर पहना हुआ है। लकड़ी के बटन फीके पड़ गए हैं धुलाई से। यानी मैं सही एड्रेस पर ही आई हूँ। आंटी, आप मेरी मम्मी को जानती थी? तुम वापस आ गई हो? लड़ाई खत्म होने पर वापस आ गई हो तुम? हाँ आंटी, युद्ध खत्म हुआ तो बस मैं ही वापस आई हूँ लौट कर। ओह, ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती बेटा। मैम, मैं ट्रेन से खास आपसे ही मिलने आई हूँ, थोड़ी देर आपसे बात करनी है जी। सॉरी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, किसी और वक्त आना बेटा, बाय। और दरवाज़ा बंद। किसी ने मुझे खिड़की में से घूरा। मैंने घर की नेम प्लेट को ध्यान से पढ़ा। नंबर 46, डॉर्लिंग। एड्रेस बिल्कुल सही था, यही घर था जहां मुझे आना था। रेलवे स्टेशन जाती हूँ, वापस जाना ही पड़ेगा लगता है। बात नहीं बनी यहाँ पे, एड्रेस सही पे पहुंचकर भी फ़ायदा नहीं हुआ। सो मैं खाली हाथ बिना सामान के ही लौट गई। पहला दौरा बेकार रहा मार्कोनी स्ट्रीट जाने का। मैंने फिर हिम्मत जुटाई। अरे भाई, अपना सामान वापस लाना ही है। जाती हूँ दूसरी बार, 46 मार्कोनी स्ट्रीट जाती हूँ। ठक 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 ठक। हाँ जी, क्या चाहिए? 15 साल की एक लड़की, ज़रूर मिसेस डॉर्लिंग की बेटी होगी। हाय, मुझे आपकी मम्मी से मिलना है, क्या वो घर पर हैं? नहीं, घर पर तो नहीं है मम्मी, किसी काम पर गई हैं। तो मैं उनकी वेट करती हूँ, ठीक है ना? ठीक है, अंदर आ जाइए। ये मैंने आपके लिए लिविंग रूम खोल दिया है, आप यहाँ बैठ जाओ। ओके, थैंक्स। अजीब, अजब सा कमरा। कमरा मेरा देखा हुआ भी था और नहीं देखा हुआ भी था। एक अनजान नया कमरा, लेकिन उसके अंदर की सारी चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें हमारे घर के आइटम। मम्मी ना आने वाली हैं, मैंने उनकी चाय बनाई है, आपको भी चाय दे देती हूँ। ओह, ओके, थैंक्स। ये टी पॉट, चायदानी, हमारी चायदानी।
पूरी सफ़ेद चायदानी, लेकिन ढक्कन पर सुंदर सुनहरा बॉर्डर होगा ज़रूर। हमारी चायदानी में से चाय दे रही है ये लड़की। ये लो दीदी आपकी चाय। थैंक्स। उसने एक डब्बे में से चम्मच निकाले। प्यारा डब्बा। ये मैं ही बोली थी, लेकिन मुझे अपनी ही आवाज़ इस अजब कमरे में अजीब सी लग रही थी, अनजानी सी। अरे आपको भी पता है? हाँ, सुंदर बॉक्स, सुंदर स्पून्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे घर में, पुरानी, लाजवाब, एंटीक, महंगी। वो देखो, वो देखो। मैं जानती थी वो कहाँ कहाँ इशारा कर रही है। सब हमारी चीज़ें, दीवार पर टंगी तस्वीर एप्पल्स वाली। ये देखो दीदी, ये महंगी बेशकीमती प्लेटें दीवार पर टंगी हैं। एक बार तो हमने इन्हीं प्लेटों में से खाना भी खाया था। ओह, हमारा मेज़पोश, इस पर ज़रूर जलने का निशान होगा। हमारे घर का मेज़पोश। ये रहा, मिल गया मुझे ये जलने का निशान। आप कुछ देख रही हो दीदी क्या? अरे प्यारी प्यारी वस्तुएं, अपने घर की वस्तुएं जिनको हम रोज़ हाथ लगाते हैं, छूते हैं, लेकिन उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। ध्यान पता है कब देते हैं? कब दीदी? जब वो चीज़ें गायब हो जाती हैं, गुम, या किसी को उधार दे दी जाती हैं, तब उनकी वैल्यू पता चलती है। सही कहा दीदी आपने। हाँ, मेरी माँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक बार मेरी माँ ने मुझे कहा था, बिटिया सिल्वर को चमका दे। मैं तब पता क्या बोली थी? सिल्वर? ये सिल्वर क्या होता है माँ? तो मेरी माँ ने बताया था, सिल्वर बेटा यानी हमारे चम्मच, कांटे, छुरी, ये सब इतने महंगे थे सिल्वर के। तब मुझे जाकर पता चला। तुम लोग किस में खाते हो? ओह, मैं दिखाती हूँ ना, हमारा सिल्वर, हमारे पास भी है सिल्वर। लड़की ने जाकर दराज खोला। आवाज़ें छुरी कांटों की। मैं उठकर चल पड़ी। मेरे बस का नहीं था उनको देखना, अपनी वस्तुओं को देखना, पुरानी वस्तुएं, मम्मी से जुड़ी वस्तुएं। अरे आप तो चल पड़ी, मम्मी से नहीं मिलना क्या? नहीं नहीं, बाय, मैं जाती हूँ। मुझे सब यादें मिटानी होंगी, अपनी मम्मी की चीज़ों की यादें। भूलना होगा इन कीमती वस्तुओं को, अपने सुकून के लिए। वैसे भी ये चीज़ें, इनको मैं रखूँगी भी कहाँ? जगह भी कहाँ है मेरे छोटे से कमरे में। लाइफ में आगे बढ़ना होगा, ये एड्रेस भूलना होगा। 46 मार्कोनी स्ट्रीट, 46 मार्कोनी स्ट्रीट। इस पते को भूलना आसान है, उन चीज़ों को भूलने से तो। Hi mom, why are so many of our things missing from this room? Oh, you have come to know so quickly, beta. Beta, it is a long story. Let me tell you about this old friend of mine, Mrs. Dorling. The war was on. She suddenly met me. Mrs. Dorling, my old friend. She is again friends with me.
Now she keeps coming here, beta. And whenever she comes, I give her our precious belongings, table silver, antique plates on the wall, large vases. What? What are you saying, Mom? You keep giving her so precious things of our house. Why? Why, Mom? Oh, listen, beta, listen. Mrs. Darling is very wise. She says she has come to help me. Help us. The war is on, she says. And due to the ongoing war, we all will have to leave our house soon. Beta, you and me, we will have to go from our house. So all these things, we will have to leave them here during war. So she is helping me by taking them away. And she will keep them safe. But Mom, is it all necessary? Why are you giving her? Oh beta, Mrs. Darling is doing this under total danger, total risk. To carry such huge suitcases, big boxes, bags outside with a war on. Dangerous. Terribly dangerous. The next morning after our talk. Hi, Mrs. Darling, welcome. Meet my daughter. Hi, beta. The lady with the broad back. My mom's friend, Mrs. Darling. Again holding our suitcase. Wearing a brown coat, a strange hat. Okay, Madam S. Dear friend, I am picking this suitcase of yours. Leaving. Bye, beta. Bye, madam. Bye, madam. Darling. Bye. Mom, does she live far away? This Mrs. Darling. In Marconi Street, beta. Number 46. House number 46. Remember that address. Okay, will you? Yes, Mom. The war got over. My mother had died in war times. I did remember about Mrs. Darling and my mother's articles, her things. But I was afraid, very afraid, to see things of past, things of my mother, things waiting for me, lying in cupboards, in boxes, waiting for me to take them away and again put them back in strange places, drawers. Things which had sort of suffered all these years to be taken away to our house. Now things had started returning to normal. I too was normal again. I should take those articles of Mom back now from Mrs. Darling. Mom had already given me her address. So off I went on train to Mrs. Darling's house. Hi, Auntie. Do you still know me? Remember me? I asked. Oh, let me have a look at your face. No, I don't know you. I'm Mrs. S.'s daughter. Your friend Mrs. S., her daughter. My mother's friend, this lady, kept holding the door half open. My God, she was wearing my mom's green sweater, cardigan. The wooden buttons, now faded. That means this was the house, the right house. Well, you knew my mother, Auntie.
Have you come back from war? After the war, you have come back? Yes, only I have come back. I'm sorry, beta. I cannot do anything for you. Oh, auntie, I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a while, for a moment. Please? Sorry. No time right now. Some other time. She banged the door. Someone stared at me from their house window. I looked at the nameplate of the house. Number 46, Dorling. So I was at the right address, the right house. So I walked back to the railway station, empty-handed, boarded my train and went away. The first visit to Mrs. Dorling's house. It was in vain, useless. I must go to them for the second time to get our things back. Knock, 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 knock. Yes, what do you want? A 15-year-old girl. Must be Mrs. Dorling's daughter. Hi, I want to meet your mother. Is she at home? No, I'm sorry. She's not here. She's doing some work. She's not home. Oh, then I will wait for her. Is it okay with you? Oh, yeah, yes, please come in. Didi, let me open the door of our living room. Sit here, please. I entered. Oh, the room. Strange room. Both unfamiliar and suddenly familiar. All at the same time. Unfamiliar because it was their room. Never seen it. Familiar because it had all our articles, many of our things. Such a strange situation. Oh, our candle stand, the Hanukkah candle holder. We didn't use it in our house ever. Here it was, decorated on a wall. Didi, mother shall come soon. I have made tea for her. Here, you also take this tea. The white pot with gold border on the lid. I remember. Our teapot. Completely white everywhere and just a golden border on the lid. I do remember. She took out some spoons from a box. Nice box. My own voice. I spoke. It felt so strange to me. In this strange room. Oh, you know about them? Arre, we have so many old antique items in our house. You know, look there on the wall. I knew the things she wanted me to see. The painting hanging on the wall, our painting, having the apples in it, over the tea table, hanging. And look at these plates, Didi, on the wall. Once we even tried to eat in them. The tablecloth, our tablecloth. There has to be a burn mark on the tablecloth. And I found it after searching. I got it. Lovely things of your house. All the lovely things of our house, we keep touching them daily, isn't it? So much. But we don't give them any importance. We only realize the value of our things when, Didi? When we lose our things or give the things to someone or lent them.
Once, my mom, she's dead now, once she asked me to polish the silver. I asked her, "What is silver, Mom?" She told me, "Beta, it is the cutlery, the spoons, the forks, the knives, they are all called silver." I never knew that we were eating our food with silver metal. Ha ha ha. Oh, right. Yes, very right, Didi. What do you eat your food with? Ah, I'll show you now. We eat with these spoons, knives. Even we have silver. I will show you. The girl pulled the drawer. There were knives and spoons in her hand, probably. I could hear the sound, but I didn't wait to see them. How can I see my articles, my mom's things of the past? I have no guts. I'm afraid to see these things. Look, Didi, silver. I am going. Bye. Won't you be meeting my mother? No, I must go. Bye. I left the house empty-handed. I shall have to move forward in life. I can't bear to see these things. Also, where shall I keep these things? There is no place in my tiny room. I shall remove the memory of those things, my mom's belongings, from my brain. I will try to forget them and move ahead in life now. Yes, I take a pledge. I will forget the address, 46 Marconi Street, given by my mom once. Snapshots, Class 11th, Chapter 2, The Address, written by Marga Minko. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on in life. A wonderful short story, The Address by Marga Minko. The Address. This short story by Marga Minko. This is part of the book Snapshots, Chapter 2,